Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा सीरीज़ का। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें हम लोग 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। ये आपके आरआरबी 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोग चाहो तो मॉक टेस्ट म्यूट करके भी दे सकते हो और मैं बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। और मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये एक फ्री मॉक टेस्ट है, आप देख सकते हो। आपको प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएगा। ये जो फ्री मॉक टेस्ट होता है पहला वाला वो है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्लॉक्स करेंगे रीजनिंग में, अगर स्लॉक्स दिख जाता है तो, वरना इनक्वालिटी। बस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वन वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे, बाद में पजल्स और बाकी वगैरह में आएंगे, है ना। अभी हम लोग पजल एक भी नहीं करेंगे, पजल आ गई थी, पजल नहीं करेंगे। और इनक्वालिटी आ गई, इनक्वालिटी करेंगे। तो इसमें इनक्वालिटी में स्टेटमेंट दे रखी है और तीन तीन कंक्लूजन दे रखे हैं। तो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल पेपर कह सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि क्लर्क के लेवल में जो आरआरबी क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें 2 ही कंक्लूजन आते हैं, ठीक है। 3 3 आ जाते हैं तो मतलब 1 2 पेपर जो होते हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बनाते हैं, उस टाइप में है ये पेपर। और मैं जो पेपर देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, वो टेक्स्ट बुक का होता है, ये प्रैक्टिस मॉक का है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आपको दिखेगा कि प्रैक्टिस मॉक में जो कंटेंट आता है या फिर जो इसका लेवल होता है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से अलग होता है ना। तो ये ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है, आपको फ्री में मिल जाएगा। ये जो फ्री का डेमो जो मॉक टेस्ट होता है वो, तो आप लोग चाहो तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और इनक्वालिटी आप लोग चाहो स्क्रीन पे सॉल्व करना सीख लिया करो, मतलब आदत बना लो कि स्क्रीन पे ही सॉल्व कर लेंगे। एक एक स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हो। तो अभी हम पजल कोई सी भी नहीं करेंगे, इसको पजल को भी छोड़ देंगे। अनसर्टेन वाली पजल थी, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। और फैमिली ट्री पे आ गए हैं तो फैमिली ट्री बना लेते हैं। ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं हम लोग, जल्दी से ब्लड रिलेशन बना देते हैं। क्या बोल रखा है, ए हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड आर नॉट ऑफ सेम जेंडर। तो मतलब ए के पास एक लड़की है, एक लड़का है ना। सेम जेंडर के नहीं है, मतलब अलग अलग जेंडर के लोग हैं। और वो दो ही चिल्ड्रन है, तो एक लड़की होगा, एक लड़का होगा। आर इज़ ए नेफ्यू ऑफ जी। तो जो जो मुझे स्टेटमेंट दिखती रहती है ना, मैं उसको बनाता रहता हूँ और फिर मैं लास्ट में कंक्लूड करके उसे मतलब इकट्ठा करता हूँ एक जगह। आपको अगर दिख रहा है आर इज नेफ्यू ऑफ जी, तो आप आर नेफ्यू ऑफ जी को बना लो अलग से, है ना। और फिर जो जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको अलग लिख लो। तो हमारी बन चुकी है ब्लड रिलेशन में से। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं। ये इफ़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इफ़ डी इज़ अ सिस्टर ऑफ, इफ़ जेड इज़ मैरिड टू जी। अब जेड इज़ मैरिड टू जी मतलब जी अगर मेल है, फीमेल है, तो जेड मेल होगा और फिर उसका रिलेशन किसी ना किसी से बताना होगा। अब ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। आपको डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए कि हम लोग जो अप होता है उसको नॉर्थ मानते हैं, लेफ्ट को वेस्ट, राइट को ईस्ट और बॉटम को साउथ, है ना। ये स्टैंडर्ड होता है। आप चाहो तो रफ कॉपी में अलग से बना भी सकते हो, वहाँ पे पेज पे बना सकते हो, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। और इसमें पॉइंट छोड़े छोड़े हैं, जैसे कि एफ के बाद ई का पॉइंट आ गया है, ई के बाद बी का पॉइंट आ गया है, मतलब रैंडम पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो क्या करता हूँ, जिस से स्टार्ट करा है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है, बी से स्टार्ट करा है, तो बी से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट होंगी पहले मैं उसको जोड़ूंगा, है ना। तो आप भी ऐसा करो। ब्लड रिलेशन में मैंने क्या बताया था कि हर स्टेटमेंट को आप नोट कर लिया करो, लेकिन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हर स्टेटमेंट को नोट मत करा करो। सिर्फ वो उस स्टेटमेंट नोट करा करो जिससे आप सब कुछ कनेक्ट कर रहे हो, है ना। और ये बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की अप्रोच यही है कि जिस मतलब आपने बी से स्टार्ट करा तो बी की जितनी स्टेटमेंट है आप पहले उसको बना लो। तो थोड़ी बहुत इनक्वालिटी बाद में भी थी, मतलब पहले भी इनक्वालिटी आपने देखी होगी, अब यहाँ पे बाद में आ गई है। तो थोड़ा सा मतलब पेपर जो है वो आया पूरा ही है, लेकिन इन लोगों ने सफल कर दिया है। बस 5 इनक्वालिटी के क्वेश्चन देते हैं, तो 3 शायद पहले दे दिए, अब 2 बाद में देती हैं। तो जल्दी जल्दी इनको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। तो मोटिव यही होना चाहिए हमारा कि जितने भी 1 वर्ड वाले क्वेश्चन हैं, है ना, जितने भी वन लाइनर्स होते हैं या फिर जो एक मतलब इधर उधर होते हैं, स्लॉक्स होता है, इनक्वालिटी होता है, डिस्टेंस डायरेक्शन होता है, कोई और मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, तो उसको पहले अटेम्प्ट करा करें। सबसे लास्ट में अप्रोच करा करो पजल्स को, ठीक।
और एक दो क्वेश्चन आते हैं वो जो वर्ड वाला होता है ना, उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपको गिनना होता है, उसको भी आप सबसे चाहो तो सबसे लास्ट में कर सकते हो। मैं तो उसको सबसे लास्ट में करता हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है वो, 40 मिनट 40 सेकंड तो ले ही जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्वेश्चन को कर रहा हूँ। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और साथ साथ ट्राई करते रहा करो। ये लाइव मॉक टेस्ट आपको बस यही दिखाने के लिए है कि हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं और अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, किस क्वेश्चन को आप छोड़ देना है। अब ये ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसको जल्दी से कर लेते हैं। बोल रखा है 7% दे रखे हैं, K1 K2 K3 K4, और उनकी हाइट दे रखी है। तो सबसे मैं ऐसे लीनियर वे में बना लेता हूँ इसको, मैं हॉरिजॉन्टल वे में नहीं बनाता हूँ, है ना, ऐसे लीनियर वे में बना लेता हूँ। और उसके बाद बोल रखा है कि K3 इज नंबर ऑफ परसेंट टॉलर टू K5 और इक्वल टू परसेंट शॉर्टर, मतलब K5 से जितने परसेंट टॉलर होंगे K4 से उतने ही शॉर्टर होंगे, ये दे रखा है। K3 इज टॉलर टू ओनली K4 एंड K6 हाँ, तो K3 थर्ड नंबर पे आ जाएगा, है ना। ओनली बोला है, ओनली दो से बोला है तो नीचे दो आएंगे, उसके ऊपर K3 आ जाएगा। तो हमारी बन चुकी है यहाँ पे जो पजल है वो कंप्लीट बन चुकी है। अब जल्दी जल्दी हम टिक कर देते हैं, फिर आगे। ऐसे दो ही क्वेश्चन आए थे इसके, तो दो क्वेश्चन आए थे इसके। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको मैं बोल रहा था, ये मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, ये एक एक मार्क्स के होते हैं। इनको आप चाहो तो एकदम लास्ट में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये वर्ड वाला नहीं है, ये नंबर वाला है, तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। क्या बोल रखा है, एक नंबर दे रखा है, उसको बोल रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, उसके फर्स्ट फोर्थ और सेवन्थ डिजिट का सम बता दो बस। तो आप ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। फर्स्ट वो 13 आ गया सम, आगे मूव हो जाते हैं। और इसमें भी वही चीज़ बोल रखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद सम बताना है, फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट डिजिट का सम बताना है। तो इसमें लास्ट डिजिट को इन लोगों ने दे रखा है, फोर्थ फिफ्थ और लास्ट। तो फोर्थ 3 और 7, 1 2 3, 3 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 13। इसका भी आंसर 13 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को बोल रहा था मैं, इसको लास्ट में करेंगे एकदम। हम लोग सबसे पहले पजल पे आ जाते हैं। तो इस पजल पे आ गए हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पजल का 36 क्वेश्चन है, तो मतलब इसके बाद पजल ही पजल है। तो पजल पे हमारे पास बची हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं, ये क्या है, 9% दे रखे हैं, XYZ कंपनी में काम करते हैं और डिफरेंट पोजीशन पे हैं। तो आप सबसे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है पोजीशन दे रखी है। पहली बात तो CEO, MD, GM, प्रेसिडेंट, VP, है ना। और उसके नीचे दे रखा है कि जो CEO है वो सबसे ऊपर है और जूनियर है वो सबसे ट्रेनी है। तो मतलब यूजली यही दिया जाता है, ज़्यादातर यही दिया जाता है कि CEO सबसे ऊपर ही बैठा होता है, उसको नीचे जूनियर तो बनाएंगे नहीं। तो मैं ऐसे करके बना देता हूँ। बाकी अब जो बोल रखा है, जो पॉइंट बोल रखे हैं, मैं उनको नोट डाउन करता रहूँगा। बोल रखा है इसमें ओनली 2 पीपल आर हायरार्की बिटवीन इन A एंड D, तो मतलब दो पीपल का गैप रहेगा A और D के बीच में। D इज सीनियर टू I, तो D ऊपर रहेगा I के, नॉट मोर देन 4% सीनियर टू E। तो E के ऊपर सिर्फ 4% रहेंगे, ठीक, 4 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो मैंने E की पोजीशन एक डिफाइन कर ली है। E की पोजीशन और भी हो सकती है, लेकिन अभी E की पोजीशन यही डिफाइन करी है। E एक स्टेप और ऊपर हो सकता है। आगे बोल रखा है G इज इमीडिएटली अबव E एंड इमीडिएटली जूनियर टू A। तो G है वो E के ऊपर बैठेगा और A के नीचे बैठेगा। तो ये भी चीज़ भी डिफाइन हो गई, हमको वो भी लिख देते हैं। तो जो जो सॉलिड स्टेटमेंट होती है उसको हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं, उसके नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना। आप लोग भी ट्राई करते रहो, ऐसी पजल आती जरूर है, क्योंकि ये अब आने लगी है 1-2 साल से। आप पिछले मॉक टेस्ट आके दे सकते हो, पिछले साल के मॉक टेस्ट दे सकते हो, उनमें आप देख सकते हो कि ऐसी पजल आती है अब, जो पोजीशन वाली पजल होती है ये। इसको बनाया भी ऐसे ही करा करो, ऑर्डर रैंकिंग की तरह ही बनाया करो। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग मार्क कर लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल पे।
तो ये लास्ट पजल थी। इसके बाद फिर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 10 मिनट और बचे हैं, उसके अंदर हमको ये सारा क्वेश्चन करना है। मैं यही डिफाइन करके चलता हूँ कि रीजनिंग को 20 मिनट्स देना है, 20 से भी कम अगर लग जाए तो लग जाए, और मैथ को 25 मिनट्स देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आगे क्या बोल रखा है, 10 लोग बैठे हैं ABCDEFGH और 10 फ्लोर पे 5 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो मेंटल फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है, और P और Q फ्लैट दे रखे हैं। P इज इन वेस्ट ऑफ Q, तो P इधर आ जाएगा लेफ्ट पे, और राइट पे Q आ जाएगा। और नोट दे रखा है, इफ द पर्सन लिव्स अबव अदर पर्सन दैट फ्लैट मे और मे नॉट बी सेम। तो वही मतलब एक यूजुअल नोट दे रखा है, इस पर कोई मतलब है नहीं वैसे इसका। मतलब यही बोल रखा है कि अगर उसने बोल रखा है कि D J के ऊपर बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि D J के ऊपर जस्ट बैठा है, वो उसके किनारे भी बैठ सकता है, मतलब अलग फ्लैट में बैठ सकता है। और इसमें बोल रखा है के लिव्स एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव G, तो के एक छोड़ के G ऊपर बैठेगा। एटलीस्ट एक ही, 2 बोला है तो मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। और D लिव्स वन फ्लोर अबव J, तो D और J जस्ट अबव एक दूसरे के बैठे हैं। और H लिव साउथ ईस्ट ऑफ G, तो इसमें डायरेक्शन वाला सेंस दे रखा है। साउथ ईस्ट ऑफ G के मतलब G इधर बैठेगा P फ्लैट में, और H जो होगा वो Q फ्लैट में बैठेगा। मैं सारी चीज़ें नोट कर ली नीचे, अब मैं पुट कर रहा हूँ एक एक करके। पॉसिबिलिटी एक ही बन रही है, क्योंकि K के ऊपर भी एक बैठाना है, G के नीचे भी एक बैठाना है ना, क्योंकि डायगनली बैठाना है, और उन दोनों के बीच क्या एक गैप होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। और पजल हमारी कंप्लीट एकदम बन चुकी है। जल्दी जल्दी हम टिक कर लेते हैं। बोला J लिव्स टू दी, मतलब कौन सी डायरेक्शन है, C के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है, तो वो फाइंड कर लेंगे हम लोग। इसमें डायरेक्शन का सेंस दे रखा है, कभी कभी डायरेक्शन वाला सेंस भी आ जाता है कि हाँ वो P के ईस्ट में बैठा है, तो P के ईस्ट में बैठा है तो मतलब P लेफ्ट में बैठा होगा। ईस्ट में बैठा है तो मतलब वो कोई ना कोई जो बैठा होगा वो उसके राइट में बैठा होगा, एकदम राइट में बैठा होगा, और दोनों सेम फ्लोर पे होंगे। ईस्ट मतलब दोनों सेम फ्लोर पे होंगे। अब ये नॉर्थ ईस्ट वाला दे दिया, तो मतलब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है ना, कितना भी ऊपर हो सकता है, ये नहीं कि जस्ट ऊपर हो, इधर हो, कितना भी ऊपर हो सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, और KD भी मैच कर रहा है, EF भी मैच कर रहा है, लेकिन इसमें बताना है कि ओनली एक बताना है जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहा है। तो ओनली वाला सबसे ऊपर वाला बैठा होगा, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। ठीक, तो E और F का जो कॉम्बिनेशन है वही ट्रू हो जाएगा। अब अनसर्टेन वाली पजल पे आ गए हम लोग। काफ़ी लोगों ने बोला था अनसर्टेन पजल को बनाया कैसे जाए, है ना, तो आप देख सकते हो, यहाँ से हिंट ले सकते हो, मेरा पूरा रफ वर्क देख सकते हो कि कैसे बनाया जाए। बनाने का एक ही तरीका है, पहले इसके सारे पॉइंट नोट कर लो, और फिर जहाँ से इसका एंड पॉइंट होता है, कहीं से भी इसका एंड पॉइंट के कहीं ना कहीं वो तो देंगे ही, अपना हिंट देंगे ये एंड पॉइंट का, वहाँ से स्टार्ट कर दो पजल बनाना, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो। एक कंडीशन और दे रखी है, डी के राइट में जितने लोग बैठे हैं वो एक ज़्यादा हैं D1 के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं, तो वो ने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो आप देख सकते हो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें, और उन लोगों ने बोल रखा है D4 जो है वो सेकंड फ्रॉम द एंड है। ठीक है, कोई एंड वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं बोल रखा है, तो मैं राइट हैंड से चल रहा हूँ उसको, सेकंड इसकी यहाँ से आसानी पड़ेगी हमको। तो सेकंड से मैंने D4 को ले लिया है, उसके 2 छोड़ के D6 है। अब जितनी भी चीज़ होंगी मैं यहाँ पे अगर D6 और D4 से कनेक्टेड आएंगी तो मैं इस पर लीनियर वे में बनाता जाऊँगा। इसका तरीका यही है, अनसर्टेन जो पजल्स होती हैं अगर लीनियर वे में है तो उसको बनाने का तरीका यही है कि पहले तो आप सारी चीज़ नोट कर लो, उसके बाद कहीं भी किसी एंड पे दे रखा है कि किसी एंड से चालू है, तो उस एंड से आप पजल को बनाना स्टार्ट कर दो, पजल अपने आप बनना स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करते रहो, यहाँ पे आपको पजल शो हो रही होगी। पजल मेरी कंप्लीट बन चुकी है यहाँ पे, और हाउ मैनी पर्सन बताने हैं तो पर्सन लेते हैं हम लोग। 19% आ रहे हैं तो 19% इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर इमीडिएट राइट ऑफ D6 के इमीडिएट D6 इमीडिएट, अच्छा एक चीज़ मिस हो गई है यहाँ पे, एक चीज़ जो पॉइंट था वो मैंने मिस कर दिया है। अब उसको वापस लिख लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तो कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, बस वो D2 के सेकंड राइट में D5 है, वही मिस हो गया था, उसको वापस से लिखना है। अब D6 के इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि एक छोड़ के फिर D5 बैठाना है, और वो वहाँ पे D8 ऑलरेडी है, तो D6 के राइट हैंड पे बैठेगा D2। तो अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको
मिनिमम टू मिनिमम 10 सेकंड के अंदर आप पढ़ के आपको लगा देना होते हैं, क्योंकि आपने पजल में सारा टाइम दे दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, ठीक है, अगर आपकी पजल एकदम सही बनी है तो। और ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि जो पजल हमारी बनी है वो सही बनी कि गलत बनी है। हम लोग इस पजल पे आ गए हैं। ये क्या बोल रखा है, 8 लोग बैठे हैं स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, और 4 लोग सिटिंग कॉर्नर और 4 लोग मिडिल में बैठे हैं, और जो कॉर्नर बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो बना लेते हैं पजल, देख सकते हो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। यू बोल रखा है यू मिडिल पे बैठा है, तो यू मिडिल पे बैठा है, और क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, 2% सिट बिटवीन यू एंड आर, तो यू और आर के बीच में 2 लोग इधर। और मैं पॉसिबिलिटी तुरंत बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं है, थोड़ा सा हमारे पास कमी है। 2 छोड़ के मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली है। 2 छोड़ के आर इस साइड भी बैठ सकता है, राइट हैंड साइड भी बैठ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी बैठ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है हम लोग। और वी और आर हम बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आर के जस्ट राइट में वी है और वी के जस्ट लेफ्ट में क्यू है, तो 2 पॉसिबिलिटी सही से बन रही हैं एकदम। देखते हैं कहाँ तक सही से बनती है। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता ही आता है जिससे पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि अपोजिट में एस है तो एस वो लिख लिया है, और एस का इमीडिएट नेबर टी है, और टी आर का नेबर नहीं है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो कि टी के लिए एक ही जगह थी और वो आर के बगल में बैठा था, और इधर में टी को इधर बैठा दिया और पी इनसाइड फेस कर रहा है, तो पी को उधर बैठा दिया, तो आर के सामने डब्ल्यू आ गया। तो ये पजल हमारी पूरी कंप्लीट बन चुकी है। अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। एक दिन में आप मिनिमम टू मिनिमम एक मॉक तो दे ही सकते हो, है ना। तो एक मॉक देना चाहिए एक दिन में, चाहे वो किसी चीज़ का हो, मेंस का हो, प्री का हो, क्लर्क का हो, या पीओ का हो, किसी का हो, एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैक्सिमम आप 3 मॉक टेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं तो। बस 3 से ज़्यादा करना मतलब बेकार ही है, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होता है। और ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद उसे छोड़ दिया है। उसके जो क्वेश्चन नहीं हो पाए ना आपसे, उसको आप देखो क्यों नहीं हो पाए, या फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो देखो क्यों गलत हुए हैं, वाई, मतलब फाइंड करा करो कि क्यों गलत हुए हैं। बस हम लोग इस क्वेश्चन पे आ गए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Each letter are arranging according to alphabetic series, then according to तो पहले तो सारे लेटर को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, फिर उन जो वो आ जाएंगे, लेटर आ जाएंगे, मतलब उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब अंदर ही अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज भी करना है, फिर बाहर से भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। थोड़ा सा मतलब लेंदी क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लेंदी दे रखी है। मैं मतलब बता सकता हूँ कि यहाँ इसमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी लेंदी है, पीओ लेवल जैसी है, या फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कह सकते हो, पेपर उस टाइप के पेपर की है। वरना मतलब चीज़ें सही बोल रखी हैं, आसान आसान जो होती हैं, मतलब आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं निकालना है। लेकिन वो ये कि थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, तो आपको लगेगा कि हाँ या तो ये बहुत लंबा पेपर हो रहा है। अब इसमें क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट है, ईच कॉन्सोनेंट को आपको रिप्लेस करना है इमीडिएट सक्सीडर से, है ना। तो उसके नेक्स्ट लेटर से वो आप कर दो, और फिर बताना है कि हाउ मेनी मोर देन 1 वॉवल। तो आप वॉवल को चेक करो मत, क्योंकि वॉवल तो कॉन्सोनेंट को वैसे चेक करना है, तो वॉवल को चेक करना ही नहीं है, तो वॉवल को भी गिना जाएगा। और जो कॉन्सोनेंट के बाद जो आएगा लेटर, वो वॉवल है कि नहीं, अगर है तो मार्क कर दो 1, ऐसे करके लिख लिया करो पॉइंट, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो अभी तक 3 हो चुके हैं और 4, तो 4 ऐसे वर्ड आ रहे हैं जिसके मतलब अगर कॉन्सोनेंट चेंज कर दो तो उस वर्ड में 2 से ज़्यादा वॉवल हो रहे हैं, मतलब 1 से ज़्यादा वॉवल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि सारे लेटर रिप्लेस बाय इमीडिएट प्रोसीडर। और एक चीज़ बता दूं मैं, टिप्स है कि जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि देखो आप देखोगे ना पूरा क्वेश्चन में लास्ट में 2 लाइनें हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें बोल रखा है सारे लेटर को सक्सीड वाले लेटर से मतलब इंटरचेंज कर दो, मतलब रिप्लेस कर दो। तो अब आप क्या करोगे, ई को एफ बनाओगे, एम को एन बनाओगे, टी को यू बनाओगे, सबको बनाते रहोगे क्या? ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। लास्ट में देखो क्या बोल रखा है, सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड लेटर ऑफ सेकंड लेटर मतलब टी को यू बनाना है। फिर सेकंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से थर्ड। तो आप ऐसे करके गिनो और फिर मतलब मार्क करो चीज़ें। ये नहीं कि मतलब शुरुआत में पढ़ लिया उसने क्या बोल रखा है तो आप सॉल्व ही करना स्टार्ट कर दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इस लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग। इसका आप इतना इसको जिगजैग मोशन में लिखा करो, जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा है जिगजैग मोशन में, 4 ऊपर 9 नीचे, ठीक है, 19 ऊपर 3 नीचे, 15 ऊपर 40 नीचे, और उसके बाद फिर गिना करो। और एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, वापस से मैं बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो कि इसमें दे रखा होता है कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपको काउंट करना है, बैकवर्ड का काउंट नहीं करना है। वैसे इसमें तो दोनों ही बोल रखे हैं
कि आपको बस बताना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में कितने कितने वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन कहीं कहीं दे रखा होता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा था आपको, पूरा क्वेश्चन में एक बार पढ़ लिया करो। पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पूरा पढ़ेंगे नहीं, अगर शुरुआत में पढ़ के सॉल्व करने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही होते हैं, डिस्कनेक्ट का आप बताओ, लेकिन नीचे दे रखा होता है कि उनके प्रेसिडिंग लेटर को चेंज करो और जो वॉवेल है उसको मतलब सक्सीडर से चेंज करो और फिर बताओ कि क्या है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, पढ़ लेनी चाहिए पूरी अच्छी तरह। हमारा पेपर जो रीजनिंग का है वो पूरा सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हो 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब 25 मिनट बचा है, पूरा हम इसको मैथ में देंगे। और मैथ में भी सबसे पहले क्वाड्रेटिक आ गई तो क्वाड्रेटिक करेंगे। नंबर सीरीज आई थी, लेकिन मैं नंबर सीरीज को प्रेफर नहीं करता हूँ, अपने लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मैं अंधा नहीं मार रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, मैं ऐसी तुक्के में टिक नहीं करा है। उसकी एक ट्रिक है, जब कॉन्सोनेंट के सामने दोनों कॉन्सोनेंट के सामने, वाई के कॉन्सोनेंट के सामने और एक्स के कॉन्सोनेंट के सामने माइनस का साइन होता है, तो आपका रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश वाला ऑप्शन क्लिक हो जाना चाहिए। बस यही इसकी एक ट्रिप है। और बाकी साइन जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए किस साइन से कन्वर्ट होकर क्या बनना चाहिए। ठीक है, रूट्स निकालने आपको आना चाहिए। 88 है तो आपको दिख ही रहा है, दोनों नीचे माइनस के साइन है। 11 × 8 है ना, उसका डिफरेंस होगा 3 आ जाएगा। ऊपर 60, नीचे 40 दे रखा, 40 का नीचे तो आपको 8 होती पता ही है, 60 का 10 और 6 32 दे रखा है ऊपर, मतलब 8 4 12। ठीक है, नीचे 60 दे रखा है, मतलब 15 - 4 11। तो ये सब आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, 60 हो गया, 32 हो गया, इन सब चीज़ें आपको मतलब फैक्टर्स आपको रटे होने चाहिए एकदम। और ये सब प्रैक्टिस हो जाता है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे आ गए हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। काफ़ी लंबी सिंप्लीफिकेशन दे रखी है इसमें, नो डाउट। थोड़ा पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल है, इसको मैं मॉडरेट लेवल पूरा कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी ऐसे आपको जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो आपको हर जगह की वैल्यू याद तो रहेगी नहीं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जल्दी से जल्दी करना आना चाहिए। लेकिन 28.47 आपको दिख रहा है, ये चीज़ 2/7 होती है, तो इसको याद कर लो। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आप याद हो जाती हैं प्रैक्टिस से। अब 53 1/3 ये रोज़ाना नहीं आता है, इसलिए याद नहीं हो पाया मेरे को। लेकिन 4/7 ये रोज़ आता है, तो 2/7 इसकी वैल्यू होती है। 14.28 की वैल्यू होती है 1/7, है ना। और उसी का डबल कितना हो गया, 28 हो गया, 14 का डबल 28 हो गया। ठीक है, और 3/7 करना होगा तो आपको पता है, उसका फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ 14 की टेबल से। 41 का स्क्वायर करना आपको आना चाहिए एकदम से। 5/8 है तो 8 32 से डिवाइड होना है, तो कितना हो जाएगा 400। 4 × 5 को हो जाएगा 2000, इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 48 / 25। ठीक, तो 48 × 4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डबल जीरो भी लगे हैं वहाँ पे। 55 × 800, 55 × 800 क्या हो जाएगा, ये दो जीरो कट गए, और 55 × 8 करोगे तो 440 आ जाएगा आपका। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतना आपको आता जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये आएगा, उसका आंसर ये आएगा। 9 × 25 है तो कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो इसकी मेरे हिसाब से अगर आपको सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है PDF सॉल्व करना। जो इसकी PDF आती है 100 मतलब क्वेश्चन की PDF आती है, वो लेके बैठ जाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे बेस्ट तरीका है। और टेलीग्राम पे आपको PDF बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट में गिनती के 10 आएंगे, तो 10 में आपका मतलब इतना मज़ा नहीं आता। फिर जब आप 100 बैठ के लगाओगे ना एक दिन में, आपको मतलब खुद से ही आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब तो मैं सारे सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, मुश्किल से मुश्किल वाला भी कर सकता हूँ, है ना। तो लगाया करो। और 24 का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता डिवाइड भी हो रहा है 8 से, तो 24 × 24 लिखूंगा। समझ रहे हैं। तो ये सब जो होती हैं चीज़ें वो आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आसान बनाना है ना चीज़ों को, तो ऐसे बनाना है, अप्रोच ये होती है। और 24 का स्क्वायर लिखोगे 576, फिर उसको 8 से डिवाइड करोगे तो और डिफिकल्टी हो जाएगी। 24/8 कितना हो गया 3 × 5 15, 15 का फिर मल्टीप्लाई करा करो 24 से। ट्राई करा करो चीज़ों को मल्टीप्लाई करा करो 5 के मल्टीपल से या फिर 2 के मल्टीपल से, क्योंकि ये दो मल्टीपल सबसे आसान होते हैं, है ना। 27 × 2 क्या होता है 54। 2 का मल्टीपल हर किसी को आता है और 5 का मल्टीपल सब हर किसी को आता है, तो सबसे आसान होते हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये इन्हीं का ट्राई करा करो। अब 44 + 1 45/2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी वाला दे दिया है इन लोगों ने,
तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। मेन चीज़ है ट्राई करना। इस लाइव मॉक टेस्ट का देने का मतलब ही यही है कि आपको एक रियल टाइम अप्रोच बताना है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और वहाँ पे जाके प्रेशर हैंडलिंग कैसे होती है। अब जैसे आप घर पे बैठ के सारी चीज़ें कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका, ठीक है। और जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट मिल सके आप वहाँ से लगाओ, है ना। बहुत बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट हैं, आप कहीं से भी लगा सकते हो। लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, ठीक है, ऐप में लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, वो लाइव चलते रहते हैं, वो पॉज वॉज नहीं होते हैं, लाइव चलते रहते हैं, उनको आप लगाया करो, ठीक है। मेन चीज़ है आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो। गलत होता है तो देखो कहाँ गलती करी है, ठीक। और आप ही लोग तो देख रहे हो, आप ही लोग तो खुद को जज करोगे। तो मेरा मोटिव तो ये होता है 80 के 80 क्वेश्चन लगाओ, चाहे कैसे लगाओ, ठीक। कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। अगर आपको फर्स्ट टाइम वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, लेकिन मन में ये रख लो कि हमको 80 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे कैसे लगाएं हम। और कैलकुलेटर वाली बात मैंने जोश जोश में बोल दी थी, लेके मत बैठ जाना, ठीक है, नहीं तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। मैं भी लेके बैठा करता था, फ़ोन में सॉल्व कर देता था, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। कुछ जब चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो इरिटेट होने लगते थे ना, ईगो पे आ जाता था कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो क्यों नहीं रहा है, इससे आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो लेके बैठ जाते थे। लेकिन आदत मत डाल लेना आप लोग, और लेके बिल्कुल मत बैठना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मतलब मोटिव यही होना चाहिए कि आपका, हाँ भाई 80 क्वेश्चन आएंगे, है ना। आरआरबी के कलर के पेपर में 80 क्वेश्चन आएंगे, पीओ के पेपर में 80 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप जब 80 क्वेश्चन आप दिन में कर लोगे, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। 160 क्वेश्चन एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है, करा करो आप। मतलब मिनिमम तो इतना करा ही करो मेरे हिसाब से तो, ठीक। ज़्यादा कर लेते हो तो और अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। मेंस की पजल लगाया करो, मेंस के क्वेश्चन दिया करो थोड़े बहुत, मेंस के भी पड़े होते हैं ना। ऐसा नहीं कि मेंस की जब प्री निकल जाएगा तभी मेंस की तैयारी करो, ऐसा नहीं है, शुरुआत से करा करो। थोड़ा सा मतलब आपका माइंड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा कि हाँ मैं ये मेंस की पजल कैसी आती हैं, इतनी लंबी लंबी पजल होती हैं। आप लोग चेक करना चाहते हो कि मेंस की पजल सॉल्व कैसे करी जाती है, तो मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है, एसबीआई पीओ की पजल मैंने लगाई है, ठीक है, मैंने लगा के दिखाई है उसमें। और उसमें 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उन पजल को कैसे ट्राई करना चाहिए वो मैंने उसमें बता रखा है। तो आप लोग चाहो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि मेंस की पजल लगाई कैसे जाती है, स्टेप क्या होता है, अप्रोच क्या होती है, करना क्या चाहिए। अब जैसे इन पजल में क्या होता है कि जो चीज़ आ रही है आप वो पुट कर देते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, और उसमें सारे पॉइंट नोट करने ही करे पड़ेंगे आपको, क्योंकि पजल इतनी बड़ी होती है। पॉइंट नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे हर चीज़, तो पॉइंट उसमें नोट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लगाते रहो, सिंप्लीफिकेशन लगाते रहो। ये 5 का फैक्टर दे रखा है, ये प्रोबेबिलिटी में वो पता नहीं किस में आता है, कॉम्पोनेंट में आता है, किसी में आता है, मैं भूल रहा हूँ। तो 5 × 4 × 3 × 1, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसमें मैंने कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं भी एक बार चौंक गया था, मैंने कहा फैक्टर दे, मतलब ये जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल रहा हूँ मैं। आप लोग बताना, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। तो इससे आपको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5 × आप जो मुझे आसान मल्टीप्लिकेशन लगता है, जैसे 5 × 4 × 3 × 12 लिखा है, 1 तो मैं लिखूंगा नहीं, तो 12 लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो 5 × 12 कर दो, 60 हो गया। 4 × 3 कितना हो गया, 12, 12 दूनी 24, जो 24 × 60 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 × 15 करेंगे, 18 × 18 180, 18 × 5 90, 180 और 90 कितना हो गया, 270 सॉरी। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये केसलेट डी आई इसको बाद में करेंगे, जो डी आई छोटी है इंपॉर्टेंट उसको करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, बार ग्राफ दे रखे हैं, नंबर ऑफ सॉल्व दे रखी हैं, उसने कितने सेल्स करी हैं, और परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सॉल्व दे रखी हैं जो उसने सैटरडे को सेल कर रखी हैं, और दो दिन दे रखे हैं, मतलब संडे नेक्स्ट है। तो अगर इसने 40% सैटरडे बेचा है तो 60% उसने संडे बेचा होगा, बस ये चीज़ है आपका, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेटेड डी आई है इसमें, संडे का आपको निकालना पड़ेगा बार बार। तो इसमें अब ज़्यादा कुछ देर नहीं रखा है, क्वेश्चन तो आसान है, बस अब थोड़ी सी कैलकुलेटेड डी आई बन गई है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र तो आ ही रही होंगी इसमें। 100 मतलब 1250, 40% है ना, 20%, 60%, 15%, जितना भी दे रखा है नज़र आ रही होंगी आपको। मैं एक बार चेक कर लूँगा, अगर नज़र नहीं आएंगी तो यहाँ पे एक स्टिकर इसका लगा दूंगा, बार ग्राफ का छोटा सा। आप लोग सॉल्व करो अभी। यहाँ पे फाइंड द रेशियो बिटवीन
सैटरडे को जो बेचा है और फिर उसने जो संडे को बेचा है, तो सैटरडे का आपको निकालना ही पड़ेगा। हाँ, संडे का भी निकालना है, सैटरडे का भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यार डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आसान नंबर्स दे रखे हैं। 2 और 5 का मल्टीपल ही दे रखा है, और 2 और 5 का मल्टीपल सबसे आसान होता है, मैंने जैसे आपको बता रखा है। तो 1250 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 400 और 100 500 हो जाएगा। 1250 और 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 750 हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं दे रखा है, कर सकते हो आप, माइंड में भी कर सकते हो यहाँ पे। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया। बोल रखा है कि ई सॉल्व मतलब सोल्ड बाय सैटरडे, उसका रुपीज़ है 150, और संडे को जो सेल करा है वो 20 है। तो आपको ओवरऑल मतलब उसका रेवेन्यू बताना है। तो इसमें करेंगे 14 इंटू 15 इंटू 150, 14 इंटू 85 इंटू 20। तो ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव डीआई कह सकते हो आप इसको, क्लर्क के लेवल के हिसाब से। चलिए आप लोग भी ट्राई करते रहो, डीआई भी सॉल्व करते रहो। बहुत आसान दे रखा है, बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है इसमें। ठीक है, दोनों दिन का आपको बताना है रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। सैटरडे जो उसने बेचा है वो 150 पर सॉल बेची है, और उसमें 20 रुपये पर सॉल बेची है संडे वाले दिन, और दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। टोटल दे ही रखा है आपको, परसेंटेज दे रखा है। सैटरडे को कितने बेची है? सैटरडे को बेची है 15%, बचा कितना? 85 बेची है संडे वाले दिन। ठीक है, तो उसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। अभी आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है मेरा वही मैं देख रहा हूँ इससे इतनी देर से, थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो रहा है। कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती हो रखी होगी, इसलिए आंसर मिसमैच हो रहा है। आप लोग करो, आप लोग का शायद सही आंसर आ जाए। इसके नीचे भी नन ऑफ दिस ऑप्शन है शायद, नहीं, एक और इसके नीचे एक और ऑप्शन है, 55300। ठीक है, ये ऑप्शन है। इसमें बताना है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ करिश्मा एंड कुल्लू शॉल्स सोल्ड ऑन संडे। तो संडे का निकाल लो। तो संडे का मैंने बताया, इसका कितना हो जाएगा? 1250 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 750। कुल्लू का निकालोगे, कुल्लू का कितना हो जाएगा? 750 इंटू संडे का निकालना है आपको ना, तो आपका आंसर आ गया 525। नंबर ऑफ शॉल सोल्ड बाय कश्मीरी शॉल ऑन मंडे इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन कश्मीरी शॉल सोल्ड बाय सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे और संडे का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालना सबसे आसान है। इसमें परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है कश्मीरी का? 80% दे रखा है, तो 80 मतलब 80% सैटरडे बेची, संडे को 20 बेची, डिफरेंस कितना आ गया? 60%। तो 60 का आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे उसके टोटल से, तो आपका आंसर आ जाएगा जो उसने मंडे बेची है। आसान है, आप ऐसा क्या करो, ये नहीं कि आपने संडे का अलग कैलकुलेट कर लिया, सैटरडे का अलग कैलकुलेट कर लिया, फिर माइनस कर रहे हो, ये मत क्या करो। उनका डिफरेंस जानना है ना, तो परसेंटेज में डिफरेंस निकाला, 60 आ गया, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो। अब हम लोग इस अर्थमेटिक पे क्वेश्चन आ गए हैं। अर्थमेटिक लास्ट बचा था हमारा। ये वर्क वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाला। 5 मैन 4 वूमेन, आप देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 24 दिन में काम कर रहे हैं। फिर बचे हुए कितने? 4 मैन और 2 वुमेन 32 दिन में काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे के सामने लिख देंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी मैन और वुमेन की। फिर क्या बोल रखा है? फाइंड द नंबर ऑफ 500 टाइम टेकन बाय 9 मैन एंड 12 वुमेन। तो 9 मैन 9 इंटू कितना 4 से हो जाएगा, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, और 36 12 कितना हो जाएगा 48। तो 48 लोग काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? जो एफिशिएंसी होगी वो हम पहली वजह से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक है। अब बेसिक तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा मैं चलते हुए टेस्ट में, आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए एकदम। और अर्थमेटिक की बहुत सारी क्लासेस हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। यूट्यूब पे आप बस सर जो भी आपको मैं बताता हूँ, जो भी आपको अगर कोई चीज़ आती नहीं है, जैसे रेशियो नहीं आता, परसेंटेज नहीं आता, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता, या फिर ये वर्क एंड टाइम एंड वर्क नहीं आता है, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं ना, वो यूट्यूब पे डाल दिया करो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी वीडियो होंगी सब दिख जाएंगी आपको। कोई सी एक आध कोई सी भी चेक कर लो, आपको कम से हिंट तो मिल जाएगा, है ना। और हिंट के लिए आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मॉक टेस्ट को जब सबमिट कर देते हो ना, तो इन लोगों के भी अलग से सॉल्यूशन पड़े होते हैं, मॉक टेस्ट वालों के भी, है ना। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, ये लोग भी आपको बता देंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है।
सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। अभी इस क्वेश्चन मैंने एक गलती कर दी है, 9 × 4 करना था तो 9 × 4 36 होता, मैंने 38 कर दिया है, इसलिए मेरा आंसर आ नहीं रहा है और आंसर आएगा भी नहीं क्योंकि मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक दो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन वो घर में ही करनी चाहिए, वहाँ क्वेश्चन पेपर के टाइम पे नहीं करेंगे ये गलतियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। ट्रेन की स्पीड दे रखी है 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको 5/18 से आप कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सेकंड और मीटर में वो दे रखे हैं बाकी डिजिट। 12 सेकंड में एक पोल को पार कर रहे हैं, तो 96 × 12 5/18 करोगे तो आपका ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी कितनी आई है, 320 आई है, 320 आ गई ट्रेन की लेंथ। फिर बोल रखा है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगा रही है, अगर उसकी स्पीड है जो है 25% डिक्रीज कर दी है, तो 96 में 25 डिग्रीज करोगे तो 75, मतलब 3/4 कर दो 96 का, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी घट के कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, तो 72 किलोमीटर पर आवर। फिर उसको 5/18 करना पड़ेगा आपको, तो 5/18 कर दो, 72 डिवाइड बाई 5/18 कितना हो जाएगा, 20 सेकंड्स हो जाएगा। तो जो भी लेंथ है हमारी उसको 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितनी लेंथ है, 786 कुछ करीबन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो 37 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोल रखा है आपको इंटरेस्ट बताना कंपाउंड इंटरेस्ट में, बहुत ईजी है। आप जो प्रिंसिपल है वो लिखो, फिर 16% निकालना है, 16 की मल्टीप्लाई करो प्रिंसिपल में, तो जो एकदम बेसिक मेथड होता है ना उससे करो आप, स्टेप वाला जो मेथड होता है। तो 2000 आ गया, तो 2000 3 साल का निकालना है, तो 2000 सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो 1600 × 2000 कितना हो जाएगा, 3200, ठीक। 3200 का तुरंत दुगना कर दिया करो, उसके जस्ट नीचे लिख दिया करो, कितना 640 हो गया। और 3200 का 3200 पे निकालना है, 3200 मतलब 32 × 16 करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट होगा थर्ड ईयर का, थर्ड टाइम जो होता है इंटरेस्ट वो आ जाएगा। तो जिसने बेसिक पढ़ रखा है उसको पता है ये स्टेप वाला जो होता है बनता कैसे है, ठीक है। और ये सबसे ईजी होता है, मैं वो उस फॉर्मूले में नहीं रखता हूँ, कुछ लोग फॉर्मूले में लग के करते हैं, है ना। तो फॉर्मूले में मुझे बिल्कुल उसका फॉर्मूला याद भी नहीं मुझे, मैं करता हूँ तो ऐसा करता हूँ, नहीं तो रेशियो मेथड इस्तेमाल करता हूँ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया है। सागर और सरिता की वो दे रखी है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 16:21। उनके टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 4:7। आपको उनका सम वो बताना है, सम का, तो आप ऐसे काट देख सकते हो और आपका रेशियो आ गया 3:4। और इसका ये होता है, इसका रूल ये होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो सब मल्टीप्लिकेशन था इसलिए कट जाता है, और कट रहा था साफ साफ आपको दिख रहा था, 4 6 3 टाइम कट रहा था, 4 टाइम कट रहा था, 7 3 टाइम कट रहा था, तो वही आपका रेशियो बन सकता है, ठीक है। इनकम जो विपुल की इनकम है वो 2000 रुपये पर मंथ बढ़ रही है, जनवरी से मार्च तक मई तक निकालना है आपको। जो इसकी इनकम थी 24,000 थी और हर महीने 2000 बढ़ रही थी, तो मतलब 8000 बढ़ रही है, 8000 बढ़ जाएगी मई तक, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो गिनेंगे नहीं, फर्स्ट मंथ जनवरी फरवरी, हाँ, तो 4 मंथ की गिनेंगे, 4 मंथ हो जाएंगे 32, और 32 का आपको उसकी सेविंग निकालनी थी, मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उसमें बोल रखा है कि 80% लॉस पे बेचा, ठीक। फिर उसका अगर वो मतलब इतने बढ़ा के बेचता तो 12% का प्रॉफिट होता है, तो 80 और 112 के बीच में 32 का डिफरेंस आ गया, तो 32% की वैल्यू दे रखी है 784, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। मतलब उसके लॉस से लेके उसके प्रॉफिट का बीच का डिफरेंस दे रखा है उसने 784, ठीक। 32% की वैल्यू 784 और आप उसकी 100% की वैल्यू निकाल लो। 8 से काटो, कट जाएगा आसानी से। एवरेज दे रखा है उसके स्टूडेंट की 5 सब्जेक्ट का दे रखा होगा, 5 सब्जेक्ट का 75, तो कितना हो गया 375 हो गया, ठीक। इफ़ द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय हिम एक्सक्लूड हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। अच्छा, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकाल दिए जाए, तो बीच के 3 जो बचते हैं उनका एवरेज दे रखा है 60, ठीक है। तो कितना हो गया, बीच के 3 का सम हो गया 180, मतलब 3 × 60 हो जाएगा 180, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स के आए हैं 145, तो आपको लोएस्ट मार्क्स फाइंड करना है। तो 180 + 145 माइनस कर देना तो 375 से, तो आपका जो लोएस्ट मार्क्स उसने स्कोर करा होगा वो आ जाएगा, कितना करा है 50 आंसर आ जाएगा आपका। 325 घट जाएगा 375 में से, हाँ।
अब ये मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया, इसमें 250 लीटर दे रखा है मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का, फिर उसमें 24% मिल्क है, तो 250 का 24% 1/4 कर दोगे 6, मतलब 60 आ जाएगा, है ना। 25 जहाँ लिखा हो ना 25% या फिर 25% का कहीं भी आ रहा हो तो 1/4 कर दिया करो, अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो वो उतना ही वैल्यू आ जाएगी। 60 आ गया मिल्क, बचा हुआ 190 आ जाएगा वाटर। अब बताना है इसमें कि कितना मिल्क ऐड करें कि वाटर का जो परसेंटेज हो जाए 40 हो जाए। तो इसको ना आप सबसे आसान मेथड से करा करो, इस बेसिक मेथड से, है ना। बेसिक मेथड ये कहता है 60 में प्लस करना है कुछ ना कुछ, तो 60 प्लस x ऐड करना है अपॉन में 190 इज इक्वल टू हो जाएगा 3:2, है ना। इसी रेशो में आपको आना चाहिए लास्ट में, ये लास्ट में आ रहा है। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ये होता है एकदम आसान तरीका, होता है बेसिक तरीका, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत आसान होता है। इक्वेशन वाला तरीका है ये। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका होता है, वो मुझे आता तो है लेकिन मैं उसकी आदत नहीं है मुझे, जिसकी आदत होती है वही करा करो आप, स्पीड भी उसी में तेज हो जाएगी आपको, है ना। प्रेजेंट रेशियो ऑफ इमरान दे रखी है 20% लेस देन शमी, तो 20% लेस मतलब 4:5 हो जाएगा। आफ्टर 18 ईयर उसकी रेशियो दे रखी है 6:7 दे रखी है, तो दो का गैप आ जाएगा। 2 रेशियो की वैल्यू 18, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 9 आ जाएगी। उनकी रेशियो बतानी है 9 साल पहले कितनी थी, तो प्रेजेंट एज निकाल लो, 36-45 हो गया, उसमें 9 घटा दो, 27-36 हो जाएगा, और 27-36 फिर काट दो आप रेशियो में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं, 4 मिनट बचे हैं यहाँ पे, नंबर सीरीज़ पे आ गए हैं। इसको तो देखा ही नहीं था, मिस कर दिया था। अब जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, फिर एक केसलेट DI और बची है, उसको भी कर लेते हैं। पेपर थोड़ा लेंथी हो गया है, नो डाउट। ये सब डिफरेंस है, आपको सब साफ साफ दिख रहा है, ये सब डिफरेंस हैं, है ना। इनका डिफरेंस कितना है, 25 है, 25 का डिफरेंस, फिर 27, मतलब 2 का गैप हो रहा है। फिर लास्ट वाला चेक कर लो कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, लास्ट में 33 हो रहा है, तो मतलब 25, 27, 29, 31, 33, तो 29 ऐड कर दो आप 198 में, आपका आंसर आ जाएगा कितना जाएगा, 227 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपको प्रैक्टिस आ जाएगा। आपने अगर नंबर सीरीज, ये जो नंबर सीरीज होती हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज आपने लगा रखा है ना, तो इसकी भी PDF आती है। आप PDF हर चीज़ की आती है, PDF सॉल्व कर लो एक दिन। अगर जो भी चीज़ आपको कमज़ोर है ना, तो उस चीज़ की PDF सॉल्व कर लो। PDF में आराम से 100 से 50 क्वेश्चन होते हैं, और 100 से 50 क्वेश्चन अगर आपने दिन में लगा लिए हैं ना, तो आपको एक एक स्टेप पता चल जाएगा कि हाँ बस कौन सा लॉजिक बच जाएगा आपका। जब आप 100 क्वेश्चन लगा लोगे तो कौन सा लॉजिक रह जाएगा, स्क्वायर का लॉजिक रह जाएगा, क्यूब का लॉजिक रह जाएगा, कोई लॉजिक रह ही नहीं जाएगा। और मैं बताता हूँ, क्लर्क के पेपर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन वाला आता है, और उसके बाद अगर जो उनका रेशियो का गैप होता है ना, वो उस फॉर्म में होता है, क्यूब और या फिर स्क्वायर की फॉर्म में होता है। 4, 9, 16, 25 ये दे रखा होगा, ठीक है, या फिर 8, 27, 64, 125, ठीक, ये दे रखा होगा, या फिर जिगजैग मोशन में दे रखा होगा 8, 9, 64, 25 ऐसे दे रखा होगा, या फिर ऑड नंबर का स्क्वायर दे रखा होगा। ये सब आप लगा लोगे ना तो एकदम आपको रट ही जाएगा। चलिए 2 मिनट रह गए हैं और हमारे पास कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, और ये DI रह गए, तो DI सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। 2 मिनट में DI तो होती नहीं है खैर, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। ट्राई करते रहो पूरा, जब एक मिनट बचा है ना, एक मिनट को ट्राई करो आप लोग। वैसे मैं DI यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे DI लगानी नहीं चाहिए, मुझे लगा तो 2 मिनट में बन जाएगी, लेकिन मुझसे बनेगी नहीं है, मुझे पता है। और जो ऊपर क्वेश्चन रह गए हैं तो मुझे उनको ट्राई करना चाहिए था। मे बी वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो DI में क्या बोल रखा है कुछ, पहली बात तो इसमें ढंग से दे नहीं रखा, पूरा DI में आपको फाइंड करना पड़ेगा। नीचे सबसे लास्ट में लिखा है इसमें 6th, 7th और 8th क्लास के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनका वो दे रखा है, चार्ट दे रखा है आपको, वो मतलब बनाना है। पहले गर्ल्स और बॉय का रेशियो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 120 है। फिर 7th क्लास में उनका टोटल दे रखा है 1242 है। फिर जो 1242 है वो 15% ज़्यादा है 6th क्लास से, तो मतलब 1242 जो है वो 23 की वैल्यू हो गई है, और आपको 20 को फाइंड करना है ना। तो ये हो नहीं पा रहा है अभी यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो उसको ट्राई करते हैं। तो आपको मैंने ये DI दिखा दी है यहाँ पे, इसको आप घर पे ट्राई करो, और मुझे इसका जो बॉक्स बनेगा, इसका डेटा जो बनेगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं देखूंगा, फिर बताऊंगा कि वो सही बना है कि गलत बना है।
अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, इस क्वेश्चन को अभी मैंने ट्राई करा था लेकिन हुआ नहीं था, कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक आ रही थी, इसको भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो लास्ट में जब इतना मिनट रह जाता है कि अगर आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए ना वो इन क्वेश्चनों पे होना चाहिए जो 1 वर्ड वाले होते हैं, है ना। पजल में मत जाया करो, अगर पजल ट्राई कर रहे हो तो हाँ भाई उसको कर सकते हो, लेकिन डी आई में मतलब जो केसलेट होती है उसमें मत जाया करो। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना जो आपसे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले छूट जाते हैं कई बार कि नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो उनको ट्राई करा करो। वो क्वेश्चन होते हैं वर्थ ऑफ ट्राइंग, ठीक है। केसलेट करोगे, केसलेट बनेगा भी नहीं, आपने देख लिया केसलेट बना नहीं है मुझसे, मुझे ट्राई करना था, मैंने ट्राई कर लिया था। 2 क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पे और टाइम अप हो गया है इसका मैं अभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि क्या गलती हुई है, लेकिन गलती मैंने आपको बता दी क्या हुई है। 73 मैंने अटैम्प्ट करे हैं और 7 अनअटैम्प्ट, देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। ये प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट है, इसमें 70 स्कोर करा है, मतलब 2 गलत चले गए हैं मेरे। 73 अटैम्प्ट थे, 70.5 मार्क्स आए हैं, 99 परसेंटाइल है, एक्यूरेसी 97 है, 185 रैंक है और कुछ 1000 रैंक में, तो ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पेपर था लेकिन इतना एक्सेप्ट नहीं करा था कि हाँ थोड़ा सा कठिन आता ही है, इन लोगों का कठिन होता है, प्रैक्टिस मॉक का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है कंपेयर टू टेक्स्ट बुक और अड्डा वड्डा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। 2 रीजनिंग में गलत गए, मैथ में तो कुछ गलत नहीं गया ही नहीं है, तो यही होता है जो एक्यूरेसी होती है वो रीजनिंग में ख़राब होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, and that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.